ठंड में अमीर मोहल्ले में जलेबी बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे भाग्यवान, मैंने अपनी रेहड़ी पर सरिया, बदरपुर सीमेंट के कट्टे, सारा माल भर दिया है। अब जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो ताकि मैं जाऊं और सब इंजीनियर मालिक के पास पहुंचा कर आऊं। बेटा तू भी ना इतनी दूर का कम पता नहीं क्यों लेता है। अभी तक सुबह भी नहीं हुई, बाहर इतनी ठंड है, ओस गिर रही है, बाहर अभी भी अंधेरा है। और नहीं तो क्या, इतनी जल्दी क्यों जाते हो? मैं खाना भी नहीं बना पाई अभी तक, सुबह के सिर्फ 4 बज रहे हैं। अच्छा ये लो, रात में मैं बिट्टू के लिए जलेबी बनाई थी ना, तुम वही लेकर चले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। अरे वाह, जलेबी! मोहल्ले के लोगों की तरह मेरे मालिक को भी तुम्हारे हाथ की जलेबी बहुत पसंद है, वो तो खुश हो जाएंगे ये जलेबी देखकर। बिरजू जलेबी लेकर रेहड़ी पर रख देता है और रात के अंधेरे में कपकपाती ठंड में अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो काफी देर तक रेहड़ी चलाता है और आखिरकार सुबह के 10 बजे वो अपने बिल्डर मालिक के पास सारा माल लेकर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसका मालिक बहुत खुश है और वो बिरजू को देखते ही उससे कहता है, बिरजू तू नहीं जानता, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ लग चुका है। अब तो मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तुझे एक फोन भी दिलवाऊंगा ताकि मैं फोन करके तुझसे मिठाई मंगवा सकूं। अगर आज तेरे पास फोन होता तो मैं तुझसे मिठाई मंगवा लेता और यहां अपने सभी वर्कर का मुंह मीठा करवा देता। मालिक, मुंह ही तो मीठा करवाना है, ये लीजिए, आप इस जलेबी से ही सबका मुंह मीठा करवा दीजिए। ये जलेबी मेरी बीवी ने बनाई थी, मेरे बेटे के कहने पर। मेरी बीवी बहुत अच्छी जलेबी बनाती है, मेरी माँ ने जो सिखाई है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और अच्छा किया जो तुम ये जलेबी ले आए। बिरजू का मालिक बिरजू से जलेबी लेकर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह मीठा करवाता है और पूरे दिन बिरजू काम करके अपनी रेहड़ी लेकर फिर से घर के लिए निकलता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। आगे का रास्ता बिरजू को साफ नजर नहीं आता और जब वो पुल पार कर रहा होता है तो एकदम से पुल टूट जाता है और देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है, पर बिरजू घर नहीं आता। माँ जी, रात से सुबह हो गई है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है बिरजू जी की, पता नहीं वो अब तक घर क्यों नहीं आए हैं। हाँ बेटा, देर तो हो गई है। माँ आँख के पास से उठो ना, मुझे भी ठंड लग रही है और माँ पापा आ जाएंगे, पहले आप मुझे स्कूल छोड़ दो ना। अरे बिट्टू बेटा, तू बड़ा हो गया है, खुद जाया कर स्कूल। और प्रीति बहन, वो अमीरों का मोहल्ला है ना, वहाँ सरला आंटी की बहू को लड़का हुआ है, उसने तुम्हें और शांति आंटी को भी बुलाया है घर में जलेबी बनाने के लिए। कह रही थी कि तुम सास बहू के हाथों की बनाई हुई जलेबी पूरे मोहल्ले में बांटेगी वो। सही है बहू, हम दोनों चलते हैं, वहाँ सभी अमीर लोग रहते हैं और उन सबको हमारे हाथों की जलेबी बहुत पसंद है और वो मोहल्ला बहुत अच्छा है। हम जब भी वहाँ जाती हैं तो थोड़े पैसे ही कमा कर लाती हैं और बिरजू की चिंता मत कर, वो आ जाएगा। दोनों सास बहू जलेबी बनाने के लिए अमीरों के मोहल्ले में जाती हैं और वो वहाँ बैठकर जलेबी बनाती हैं। और कुछ देर बाद प्रीति और शांति जब जलेबी बनाकर कुछ पैसे लेकर अपने घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके घर के बाहर काफी भीड़ है। क्या हुआ, आप सबने मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे प्रीति भाभी, रात में पुल टूट गया और बिरजू भैया पुल के नीचे गिर गए, उनकी हालत खराब है, अब वो काम नहीं कर पाएंगे। आदमी की बात सुनकर प्रीति और शांति आंखों में आंसू लिए घर के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि बिरजू लाचार बिस्तर पर पड़ा है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर अब प्रीति भी टूट जाती है। ये सब क्या हो गया? माँ, क्या पापा कभी ठीक नहीं होंगे? ऐसा नहीं है बेटा, तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, वो बहुत जल्द पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और फिर से काम पर जाएंगे और तुम्हारे लिए चीज भी लाएंगे। बहू हिम्मत मत हार, हमें बिट्टू के बारे में भी सोचना है। शांति बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी बहू को संभालती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रीति बहन और शांति माँ जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा काम आया है। अमीरों के मोहल्ले से वहाँ एक छोटी सी पार्टी है, उन्होंने जलेबी बनाने के लिए आप दोनों को बुलाया है। माफ करना बहन, पर मैं इतनी ठंड में अमीरों के मोहल्ले में जलेबी बनाने के लिए नहीं जा रही। अगर मैं मोहल्ले में जाकर जलेबी बनाने लगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कोई नौकरी ढूंढ कर दे दो ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं और इस ठंड में अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। हाँ बेटा, हम घर पर ऐसे नहीं बैठ सकते। माँ जी, प्रीति, आप क्यों घर में बैठी रहती हो? अमीर लोग अपने मोहल्ले में खुद बुलाते हैं, तो आप दोनों क्यों नहीं चली जाती? कुछ पैसे तो कमा लोगी जब तक नौकरी नहीं मिल रही।
हाँ बहू, जब तक बिरजू ठीक नहीं हो जाता हम सास बहू को ही कुछ करना होगा। एक बार फिर अपनी सास के कहने पर प्रीति अपनी सास के साथ अमीरों के मोहल्ले में जाती है और वहां दोनों जलेबी बनाती हैं। और जलेबी बनाकर जब वो घर आती हैं तो देखती हैं कि बिरजू का मालिक वहां आया हुआ है। बिरजू के मालिक को देख शांति जल्दी से उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देती है और प्रीति अपने साथ लाई कुछ जलेबी प्लेट में निकाल कर उन्हें खाने के लिए देती है। माफ करना मालिक, पर जब से बिरजू जी की ऐसी हालत हुई है हम लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं, इसलिए मैं आपको जलेबी के अलावा और कुछ नहीं खिला सकती। और देखिए ना कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और मेरे पास तो हीटर भी नहीं है, आपको तो ठंड लग रही होगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं तो यहाँ बस बिरजू को देखने के लिए आया था और उसकी मेहनत के पैसे देने आया था। बिरजू तुम फिक्र मत करो, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस मेरे पास ही आना। और हाँ प्रीति, जब तुम सास बहू इतनी अच्छी जलेबी बनाती हो तो क्यों भटक रही हो काम के लिए? अमीरों के मोहल्ले में जाकर तुम जलेबी ही क्यों नहीं बेचती? माँ, तुम और दादी मिलकर बहुत अच्छी जलेबी बनाती हो। अंकल सही कह रहे हैं, अगर आप दोनों अमीरों के मोहल्ले में जाकर जलेबी बेचोगी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मेरे लिए ना सही, अपने इस ठंड में कांपते बच्चे के लिए ही सोच लो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें आइडिया देना था जो मैंने तुम्हें दे दिया। इतना बोलकर मालिक कुछ पैसे प्रीति को देकर चला जाता है, जिसके बाद बिना कोई देरी करे प्रीति और शांति बिट्टू और मालिक की बात मानकर मार्केट से जलेबी बनाने का सामान लाती हैं और दोनों सास बहू बिरजू की रेहड़ी पर ही एक छोटा सा गैस और जलेबी बनाने का सारा सामान रखकर अमीरों के मोहल्ले में जाते हैं। ठंड में करारी करारी जलेबी ले लो, जलेबी। अरे प्रीति, तुम यहाँ जलेबी बेचने के लिए आ गई, पर तुम्हें तो जलेबी बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर तुम हमारे मोहल्ले में जलेबी क्यों बेच रही हो? अरे बहन, अच्छी बात है ना हाँ कि प्रीति और शांति माँ जी हमारे मोहल्ले में जलेबी बेचने के लिए आ गई। अब हमने इन्हें बुलाना ही पड़ा। जब दिल करेगा इस ठंड में हम खुद ही बाहर आकर इन सास बहू के हाथों की बनी जलेबी खा लेंगे। वो सब तो ठीक है बहन, पर इस ठंड में आप सास बहू जलेबी बेचने का ख्याल कैसे आया? उन औरतों के पूछने पर प्रीति सारी बात उन औरतों को बताती है और क्योंकि उस मोहल्ले में हर कोई प्रीति और शांति को जानता था, इसलिए बहुत कम समय में उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर अमीरों के मोहल्ले में जाती हैं। आंटी, आपके हाथों की जलेबी खाकर तो मुझे मजा ही आ जाता है। आप ना मेरे लिए जल्दी से 1 किलो जलेबी पैक कर दो, क्योंकि मुझे ये जलेबी कॉलेज लेकर जाना है और अपने सभी दोस्तों को खिलाना है। आंटी, इससे पहले मेरी आधी किलो जलेबी पैक करना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, ये अभी आया है। हाँ हाँ बहन, मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जलेबी एक साथ पैक कर दूंगी। जलेबी बस बनकर तैयार हो चुकी है और वैसे भी ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाने से ही मजा आता है। हाँ बेटा, बस अभी पैक कर देती हूँ। मेरी कमर। अरे प्रीति बेटा, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम अपनी सास के साथ इस मोहल्ले में आकर जलेबी बेच रही हो। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम सास बहू को जलेबी बेचनी है तो तुम दुकान में क्यों नहीं जलेबी बेचती? इस ठंड में तुम्हारी सास के कमर में दर्द हो रहा है, बेचारी पूरे दिन खड़ी रहती है। अरे नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ और दुकान खोलने के लिए भी पैसे होने चाहिए। हम गरीब सास बहू के पास अगर इतने पैसे होते तो हम अमीरों के मोहल्ले में अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर थोड़ी ना इस ठंड में जाते। बहन, मेरी दुकान तो खाली ही पड़ी है। मेरे 2 बेटे थे, दोनों मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझ बूढ़े से हलवाई का काम अकेले संभलता नहीं है। इसलिए तुम दोनों सास बहू मेरी दुकान में जलेबी बेच लो और बदले में मुझे किराए के तौर पर कुछ पैसे देना, ताकि मैं अपना और अपनी बुढ़िया का गुजारा कर सकूं। उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर शांति और प्रीति उसकी दुकान में अगले दिन से ठंड से बचने के लिए जलेबी बेचना शुरू कर देती है और महीने के आखिरी में किराए के तौर पर कुछ पैसे उस बूढ़े आदमी को दे देती है। बहुत जल्द बिरजू भी ठीक हो जाता है और वो फिर से अपने मालिक के पास जाकर काम करने लगता है और इस बार उसकी सैलरी दुगनी हो जाती है। तो वहीं शांति और प्रीति का जलेबी बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और अब दूसरे मोहल्ले से भी लोग आकर प्रीति और शांति से उसकी जलेबी खरीदने लगते हैं। सुजीत, तुम हमें गर्मी की छुट्टियों में कहाँ लेकर जाओगे? ऐसा कब तक चलता रहेगा?
देखो बच्चों को घूमने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना हमें कहीं घुमा कर ले आओ। तुम जानती हो ना मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने परिवार के लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम्हें तो ऐसे ही लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, पर मुझे बहुत परवाह है, इसलिए मैंने पहले ही टिकट बुक करा ली है। मैं तुम्हें समुद्र घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम समुद्र घूमेंगे, बीच पर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, कल हमें निकलना है। संगीता रात में ही पैकिंग कर लेती है। अगले दिन सुबह में अपने बच्चे और पति के साथ समुद्र में पहुंच जाती है, जहां उन्हें एक बोटिंग करने के लिए बोट दी जाती है। ये नजारा तो बहुत खूबसूरत है। माँ, पिताजी चलो ना, वहाँ थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं समंदर के अंदर तक और हमें क्या मिल सकता है। मम्मा देखो, वहाँ पर एक डॉल्फिन भी है। पूरा परिवार बहुत खुश था। समुद्र के बीच में जाने पर उन्हें एक टापू दिखाई देता है। टापू के ऊपर एक अनोखी चीज यानी कि समुद्र के बीच में एक आलीशान महल जैसा घर होगा। आसपास सुंदर सुंदर फूलों के गार्डन, जिनमें एक औरत पानी दे रही होगी। घर के बाहर आंगन में 2 औरत अपने पतियों को खाना परोस रही होगी, तो वहीं एक तरफ बहुत ही अनोखी अनदेखी सी मछलियां पल रही होंगी। सुजीत और संगीता दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उस टापू पर जाते हैं। उन्हें देखते ही 5 बहू और उनके पति हैरान हो जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये सपना है? क्या हमारे घर भी मेहमान आए हैं? अरे हाँ, हमारे घर में मेहमान आए हैं। आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। कितने सालों बाद मैंने यहाँ पर इंसानों को देखा है, वरना तो हम लोगों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। आप लोग कितने अमीर हो, आलीशान महल जैसा घर, मछलियों का पालन और ये सुंदर गार्डन, वो भी समुद्र के बीच में, इतने बड़े टापू पर। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। समुद्र के बीच में रहने के बावजूद भी आपके बोलने का तरीका हम लोगों के जैसा है और पहनने का तरीका भी। हालांकि मैंने समुद्र के बीच में टापू के ऊपर आदिवासी लोगों की कहानी तो सुनी है। आपके ये आलीशान महल जैसे घर को देखकर मजबूरियां तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। फिर भी हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। कहानी? शायद ये आपके लिए कहानी होगी, लेकिन ये तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा संघर्ष है। अब जब आप यहाँ आ ही गए हो तो चाय पीते हुए हमारी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। आपको भी पता लगे कि समुद्र की जिंदगी कैसे होती है। ये उस समय की बात है। साहब, मैंने खुद देखा इन 5 ने ही चोरी की है। अरे साहब, चोर आपके सामने खड़ा है और आप उसे पकड़ भी नहीं रहे हो। अगर ये बात है तो फिर इस कंपनी से हम सभी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर इन 5 ने यहाँ चोरी की है तो इन्हें यहाँ से निकाला ही जाएगा। निकाला जाएगा? चोरों को कंपनी से बाहर निकाला जाए। चोर कंपनी में काम नहीं करेंगे। मालिक, हमने चोरी नहीं की। हम चोर नहीं है, हमारा विश्वास करो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चोरी तो यही लोग करते हैं। चुप हो जाओ तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है तुम 5 बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये सभी लाखों की गिनती में है और इस कंपनी में तुम्हारे वोट बहुत कम है, इसलिए तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। अभी के अभी यहां से चलते बनो। इस तरह बहुत बेइज्जती के साथ 5 भाइयों को वहां से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उनके घर में बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं और उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। जब से आप लोगों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, गांव में कोई भी हमारी मदद नहीं करता चाहता। अरे राशन लेने जाओ तो राशन वाला भगा देता है। एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं हम। अब हमें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे गांव जाएंगे, समुद्र को पार करके किनारे किनारे चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास शायद और कोई चारा भी नहीं है। देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है। इस तरह वो अपना जरूरी सामान बांधकर रात ही रात में अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर लेते हैं। समंदर पर पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी नाव तो मिल जाती है। शुक्र है कि हमें नाव तो मिल गई। हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान पर भरोसा रखो। इस तरह वो गांव छोड़कर नाव को चलाते हुए समुद्र के किनारे किनारे जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक बारिश और तूफान के चलते उनकी नाव खुद ही अपना रुख बदल लेती है और वो समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये लहरें देख देख कर। हमने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था। हाँ, हम लोग अब मर जाएंगे। अरे परेशान मत हो, मुझे सामने शायद कोई टापू दिख रहा है। बस किसी तरह हम वहां पहुंच जाएं। किसी भी तरह ये नाव को चलाकर टापू के किनारे पहुंच जाते हैं। तब जाकर उनकी सांस में सांस आती है। क्या सोचा था, देखो कहां पहुंच गए। तभी तूफान के चलते नाव भी समुद्र में बह जाती है। ये क्या हो गया?
अब वापस कैसे जाएंगे हम लोग। इस तरह वो सभी उस टापू पर फंस जाते हैं। कई दिन तक वो टापू पर भूखे प्यासे मदद के लिए कोशिश करते हैं। कभी आग जलाकर धुआं करते हैं या लाल कपड़ा या डंडे पर बांधकर ऊंचाई पर लगा देते हैं। मुझे भूख लग रही है, भूख के मारे मैं मर जाऊंगी, मुझे भी खाना चाहिए। हम सभी भूखे हैं यहाँ। अब उन्हें भूख और प्यास के चलते जंगलों में घूमना पड़ता है। जंगलों में जाने के बाद उन्हें जंगली फ्रूट्स मिल जाते हैं खाने के लिए, जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा फल मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, कितना स्वादिष्ट है। चलो अच्छा है कि हमें यहाँ सूखी लकड़ियाँ तो मिली, हमारे जलाने के काम आएंगी। पांचों बहू के पति मिलकर मछली पकड़ने के लिए लकड़ी से औजार बनाते हैं और मछलियों का शिकार करके उन्हें भून कर खाते हैं। इसी में उनके कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब उन्हें इतना काफी नहीं था। यहाँ खाने पीने की किसी चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन हमें और भी कुछ करना चाहिए। अब यहाँ रहकर भी काफी कुछ कर सकते हैं, मछली बेच सकते हैं, यहाँ के फलों को बेचेंगे तो 4 गुना दाम मिलेंगे। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, अब हमें नाव चाहिए होगी। हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी ताकि हम एक नाव बना सकें। हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। 5 बहू अपने पतियों के साथ मिलकर नाव बनाती हैं, लेकिन इस बीच समुद्र पर कभी मगरमच्छ आ जाता तो कभी बिच्छू, केकड़ा, ऐसे जानवरों से बचने का भी उन्होंने तोड़ निकाल लिया। केकड़े के काटने पर उन्होंने चूना लगाना और जंगली जड़ी बूटियां लगाना शुरू किया। मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए अपने आसपास लकड़ियों से बाउंड्री बनाई, जिससे कोई खतरनाक जानवर उनकी तरफ न आ सके। आखिरकार हमारी नाव तैयार हो गई। हम दूसरे गांव जाकर यहाँ की मछलियाँ बेच सकते हैं और फल भी। सही कहा, इसी के चलते कुछ पैसे तो आएंगे और हम अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, राशन भी खरीद सकते हैं। इस तरह 5 बहू मिलकर अपने पतियों के साथ बाजार में जाती हैं और वहां मछलियां बेचकर पैसे कमाती हैं। यही नहीं, दूसरी तरफ वो जंगली फलों को ऊंचे दामों पर बेचती हैं। जंगली फल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, लोगों को वो आसानी से नहीं मिलते, इसलिए वो 4 गुना दाम पर भी खरीद लेते हैं। यह उनके कमाने का अच्छा जरिया बन चुका था, जिससे उनकी परेशानियां खत्म होने लगी। उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे, राशन का सामान और घर भी बनाया। पहले तो छोटा मोटा घर, लेकिन जब उनका ये काम बिजनेस में बदल गया तो उन्होंने टापू पर ही एक महल जैसा घर तैयार कर दिया। तो ये था हमारा संघर्ष जो हमने इस टापू पर लड़ा। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ समुद्र से निकलकर टापू पर उनके पास चलकर आ रहा होता है, जिसे देखकर संगीता और सुजीत बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, हमारी तरफ कितना बड़ा मगरमच्छ आ रहा है। अरे डरो मत, ये तो हमारा पालतू मगरमच्छ है, इसका नाम टमटम है। बेकार में डर गए तुम लोग। हमारे टमटम को कच्ची मछलियाँ पसंद नहीं आती, इसीलिए तो मैं रोज तंदूर में मछली भून रही हूँ। इसे वही पसंद है और ये वही यहाँ पर खाने आया है। ये लो टमटम, तुम्हारी फेवरेट मछली। इतना बोलकर रुबीना संगीता और सुजीता को भी टेबल पर मछली परोस कर देती है। ओह माय गॉड, ये कौन सी मछली है? इसका टेस्ट तो सच में बहुत लाजवाब है। वैसे देखा जाए तो आपकी ये कहानी बहुत क्रिटिकल रही। ये कहानी तो मैं न्यूज़पेपर में जरूर लेकर जाऊंगा। फिर देखना हमारे अलावा यहाँ कितने मेहमान आने वाले हैं, आप लोग उनकी खातिरदारी करते करते थक जाओगे। संगीता की ये बातें सुनकर 5 बहू बहुत खुश होती हैं। जिंदगी में उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष तो देखा, लेकिन उन्होंने पीछे हटना सही नहीं समझा। संघर्षों के साथ लड़ना शुरू किया और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर है। वहीं संगीता और सुजीत ने वहां से जाने के बाद 5 बहू के समुद्र में अमीर ससुराल की कहानी न्यूज़पेपर में छपवा दी। कहानी कुछ इस तरह लोगों में फैली जैसे कोई वायरस। अब लोगों ने वहां जाना शुरू किया और उनसे काफी कुछ सीखा, और इसी के चलते वो बहुत जल्दी अमीर से बहुत ज्यादा फेमस हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है कि संघर्ष से बड़ी बड़ी चुनौतियों, मुसीबतों को आसान किया जा सकता है?